Hello everyone, welcome to GV Foundation in Union batch. Today we are going to revise here chapter number 9 according to new syllabus and according to old syllabus chapter number 10 and the name of the chapter is gravitation. इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया था कि ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है एज वेल एज हमने इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने डिस्कस किया था और कल तक की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे उसको एक बार वापस रिवीजन मोड पे लेंगे. शॉर्ट ब्रीफ व्यू में हम देखेंगे जहां जहां अपने को जरूरत पड़ेगी. चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज ग्रेविटेशन. तो आपको मैंने कहा था सबसे पहले तो ये ग्रेविटेशन डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन ने डिस्कवर किया था. और यहां ग्रेविटेशन का मीनिंग है कि यूनिवर्स में क्या होना? अट्रैक्शन. क्या होना? अट्रैक्शन. वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ओके. एंड ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है जिस फोर्स की वजह से हो रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स नाम. अगर यहां जो मास है ऑब्जेक्ट के वो अगर स्मॉल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? स्मॉल. इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि मास पे डिपेंड करता है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स. फैक्ट यहां पे हम ये समझ पाए थे कल कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है, ठीक है, अर्थ के अंदर, उन सबके ऊपर जो ग्रेविटी है वो क्या होती है? सेम. क्या होती है? सेम. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन ये हम जानते हैं फैक्ट दैट ऑल बॉडीज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ. ये सबसे पहले बताने वाले कौन थे? गैलीलियो ने बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या है डियर स्टूडेंट, अर्थ के ऊपर आपको मिल रहे हैं, सब के ऊपर ग्रेविटी कितनी लगती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास का मतलब अगर मास में फ्लक्चुएशन है तो डेफिनेटली फोर्स के अंदर क्या आएगा? फ्लक्चुएशन आएगा. कौन से फोर्स में? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेंगे. ये कल हमने डिस्कस किया था. ये भी आपको बताया था जैसे सेलेस्टियल बॉडी कौन कौन सी, मून, अर्थ, प्लेनेट, इन सब के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन. और वो जो फोर्स यहाँ एग्जिस्टेंस में आता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. जैसे अगर हम क्या करें, स्टोन को टॉस करें किसी पर्टिकुलर हाइट पे तो आपको पता है वो स्टोन वापस कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड. कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ हम कह सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अर्थ का किसके टूवर्ड्स, ठीक है, ऑन दी स्टोन, वो क्या है? इट्स इंटेंस या बहुत ज्यादा क्या है? हाई है डियर स्टूडेंट. ठीक है. इसके अलावा बात करें, स्टोन इज नॉट ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट रेट. इसकी स्पीड लगातार क्या होती है? फ्लक्चुएट करती है. ये भी हमने कल बात की थी. फोर्स की जरूरत पड़ती है किसमें? अगर बॉडी में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन. ठीक है. ये कौन कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है जो हमने पढ़ा था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके. फिर आपको ये भी बताया था द स्टोन वॉज नॉट पुश्ड और पुल इन एनी वे. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द फोर्स? तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. फोर्स ड्यू टू. इसके बाद हमने देखा कि एप्पल का जो डाउनफॉल था फ्रॉम द ट्री, ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? न्यूटन ने. और ये एक कंक्लूजन निकाला कि जो एप्पल फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ के ऊपर वो बिल्कुल क्या है? नेग्लिजिबल है. अप्लाई जरूर कर रहा है लेकिन अर्थ के कंपेयर में कैसा है? कम है या नेग्लिजिबल है? यस और नो. लेकिन जो अर्थ अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर? फोर्स एप्पल के ऊपर. इसलिए क्या हो रहा है? एप्पल किसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है? अर्थ के टुवर्ड्स. क्या अर्थ एप्पल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है? हो रही है, लेकिन कैसी है? नेग्लिजिबल. क्योंकि मास किसका ज्यादा है? अर्थ का ज्यादा है. और मास कम किसका है? ठीक है. इसी तरीके से हमने ये सारा आपको चीज समझाया था. और ये एक तरीके से आपको प्रूफ मिल सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में हैं वो सोलर सिस्टम में एक दूसरे से बाउंड क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन एक तरीके से कह सकते हैं अट्रैक्शन है किसके बीच में? दो ऑब्जेक्ट के बीच में. फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है. मैंने ये जरूर समझाया था कि अगर पूरे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी की वैल्यू तो क्या रहेगी? सेम. क्या रहेगी? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? डिफरेंट. क्या रहेगी? डिफरेंट. ठीक है. मोर अबाउट द ग्रेविटेशन. अब इसको अच्छे से समझिएगा. मोर अबाउट ग्रेविटेशन में हमें यह समझना है, एक एक पॉइंट को मैं यहां डिस्कस करता जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा, तो ध्यान से समझना. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट वेन एवर यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट अपवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहां फेंकते हो? ऊपर की तरफ फेंकते हो, किसी पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पे फेंकते हो, तो डेफिनेटली आप जानते हो कि ये कहां आएगा? फॉल्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स ऑफ द अर्थ. वापस नीचे आएगा. तो हम कह सकते हैं दिस ऑब्जेक्ट आर एक्टिंग अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. और यह कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स विच आर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. इसके आगे अगर डिस्कस करें
तो हम कह सकते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पुलिंग यू, हमें जो भी अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग यू एंड कीपिंग यू ऑन द अर्थ। तो सवाल सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द फोर्स दैट कीपिंग यू ऑन द अर्थ, तो आप आंसर क्या देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर काम करता है जो हमें अर्थ के टुवर्ड्स क्या करता है? अट्रैक्ट। क्या करता है? अट्रैक्ट। नाउ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स दैट हैज अ मास, जिनकी भी पास मास है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास भी क्या है? मास है, उनके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। और एवरी अदर मास एंड साइज ऑफ दैट पुल डिपेंड ऑन द हाउ लार्ज और स्मॉल आर द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उनके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि मास कितना ज्यादा है और कितना कम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कल, ठीक है, मीत जोशी और हारित का। मैंने क्या कहा था? कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? तो आपने कहा था सर जिसका मास ज्यादा होगा वो कम मास वाले को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखिएगा। सो फॉर अ स्मॉलर मासेस लाइक 2 ह्यूमन बीइंग्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? बहुत ही क्या रहेगा? कम रहेगा। एंड हम ये कह सकते हैं कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल रहेगा, बिकॉज 2 पीपल्स आर नॉट वेरी मैसिव। 2 लोग कभी भी क्या नहीं हो सकते? बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। नाउ व्हेन यू कंसिडर मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक प्लेनेट, sun, earth, moon and other celestial bodies, the gravitational pull becomes very strong। जैसे अगर मैं आपको कंपेयर करूं, आपका जो मास है उसका कंपेयर किससे करूं मैं? अर्थ से कंपेयर करूं, तो क्या लगेगा? आपका जो पुल है वो स्ट्रांग होगा या अर्थ का जो पुल है वो स्ट्रांग रहेगा? ठीक है, क्यों पुल ऐसा स्ट्रांग रहेगा अर्थ का? उसका मास बहुत 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 ज्यादा है हमारे मास के कंपेयर में। आया समझ में सभी को? ठीक है, इसके आगे देखेंगे। सो हेयर यू मस्ट नोट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मैसिव ऑब्जेक्ट जो भी आपने कंसिडर किया है। अब मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब सीधा सीधा सा मीनिंग है मास के ऊपर। किसके ऊपर? मास के ऊपर। द मोशन ऑफ द मून इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ की लोकेशन में जरा सा भी चेंज आया तो डेफिनेटली यहां पे आपको क्या चेंज होता नजर आएगा? मोशन ऑफ मून में भी क्या नजर आएगा? चेंज अपीयर होगा। ये पूरा आपका गैलेक्सी है डियर स्टूडेंट, और गैलेक्सी के अंदर क्या हो रहा है? एक अर्थ का आपको एक डायग्राम दिखा है और उसके चारों तरफ बहुत सारे रोटेशन में है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इतना ये बैलेंस सिस्टम है कि मतलब मैं क्या कहूं, इससे इसको देखने के बाद हम ये फील कर सकते हैं कि वेरी क्रिएटिव फिजिक्स इन फ्रंट ऑफ अस। और इसका ये कह सकते हैं वॉट एवर द क्रिएशन गिवन बाय द गॉड इज वंडरफुल। ठीक है, हम उम्मीद ही नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा ये अच्छा डिजाइन किया हुआ है। वाई डोंट मून फॉल डाउन? अब ये सीधा क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहां पे क्या बना दिए गए? नोट्स बना दिए गए। इसको समझिएगा बहुत अच्छे से कि क्यों मून नीचे की तरफ नहीं गिरता है। ठीक है, तो आपको वैसे आंसर तो पता है क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो वाई डोंट मून फॉल डाउन? तो आप सीधा सिंपल कहेंगे सर मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये जो मून है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? अर्थ के अराउंड, ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई द मून इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या नेम द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल बाय विच अ मून इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो आप क्या आंसर देंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स, विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर है डियर स्टूडेंट? ऑफ द अर्थ। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून सीजेस, खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली याद रखना देन the moon will continue to travel in a straight line path tangential to the orbit around the earth। और अगर ऐसा हुआ किसी दिन कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? मून और अर्थ के बीच में, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो मान के चलेगा मून एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और कहां पे? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किसके? अर्थ के। किसके डियर स्टूडेंट? अर्थ के। तो दोनों केस समझ में आ गए आपको? तो आपको बोले कि वाई डोंट द मून फॉल डाउन, तो कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ किस फॉर्म में है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की फॉर्म में। अब यहाँ एक चीजें समझिए, दूसरा नाम दे रखा है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स को डिटेल में समझ रहे हैं, जो ऊपर हमें बोला कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बाय विच मून इज नॉट गोइंग टू बी फॉल डाउन ऑन दी अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आज की क्लास में ही समझ में आ जाएगा कि मून नीचे क्यों नहीं गिरता। तो आप आंसर देंगे सर कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल फोर्स। किसके बीच में लगता है ये?
मून और अर्थ के बीच में, यस और नो? सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? तो आप बोल सकते हैं सर इट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एफ बराबर क्या होगा, एम ए होगा या एम जी होगा? क्या बात है, क्या होगा? एम जी होगा। सो व्हेन अ बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन, कैसा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो मून है डियर स्टूडेंट, और ये हमारी प्यारी सी क्या है डियर स्टूडेंट, अर्थ, इसके चारों तरफ या अराउंड इट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, तो हमने कहा कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंसेस फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर भूल जाइए सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है? द फोर्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर टू आउटसाइड। सेंटर टू, जैसे सेंटर पे कौन है? अर्थ है, यस और नो? तो सेंटर से कहां गया? आउटसाइड। या मून का फोर्स बोले तो सेंटर से कहां गया? आउटसाइड। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस। क्या कर रहे हैं? बैलेंस, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसे हमने कौन सा फोर्स बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स। किस फॉर्म में आता है ये? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम क्या कहते हैं? एफ इज इक्वल्स टू एम जी। ओके, आगे देखिएगा। यू मस्ट वंडर इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन व्हाई डज मून नॉट फॉल इनटू अर्थ। अब ये कई बार क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि सर मून फॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा, जबकि आपने कहा कि ग्रेविटी का मतलब क्या है या ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। क्या है? मुझे बताइए, क्या मून अकेला फोर्स लगा रहा है या अर्थ भी अप्लाई कर रही है? तो दोनों एक दूसरे में क्या लगा रहे हैं? एनटीएल। और यस और नो? तो अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? गैप। कितना गैप आए? जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपके सामने मैंने क्या लिया था? हरिद्वार मीत जोशी का था। आपने कहा क्या किसी कंडीशन में ये दोनों बहुत पास में आ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी मास है कुछ और उसका भी कोई मास है, तो दोनों बॉडी के पास अपना पर्टिकुलर मास है, तो उतना दोनों क्या लगाने वाले? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाले। तो एक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस हमेशा दोनों में क्या रहेगी? बैलेंस। क्या रहेगी? बैलेंस। अरे यस और नो? ये जरूर हो सकता है जिसका मास ज्यादा है वो कम मास वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या करेगा? ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगी क्योंकि किसी का फोर्स ज्यादा है, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल किसी का ज्यादा है तो किसी का क्या है? कम है। जीरो नहीं है, क्या है? किसी का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, किसी का कम है, जिसकी वजह से बीच में क्या रह जाता है? गैप। बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया? इसके आगे देखते हैं और समझते हैं। इसको हमें समझने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं पर्सन बिल्डिंग अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ एज शोन बिलो इन द फिगर। तो हम एक कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए। जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होगा, तो फ्री फॉल में होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी कौन कितना काम करेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वैल्यू ऑफ जी किस पे डिपेंड नहीं करती? मास पे डिपेंड नहीं करती। दोनों अच्छे से समझना। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेरी गुड। जी किस पे डिपेंड नहीं करता? आ गया समझ में? कौन था ऐसा सबसे पहले कहने वाला कि सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जी है वो क्या रहता है? सेम रहता है अर्थ के अंदर। कौन था? बहुत बढ़िया। तो हमने कहा एनी ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल एक्सपीरियंसेस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन स्मॉल जी सभी के ऊपर क्या रहने वाला है? सेम, जितने भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है। All three equation of motion are valid for freely falling object as it is under uniform motion। और अर्थ के ऊपर जो तीन इक्वेशन आपको दी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एस और फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल है, ठीक है, और ओबे करती है डियर स्टूडेंट। किसको ओबे करती है? तो याद रखना किसको ओबे करती है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, किसमें? अंडर यूनिफॉर्म मोशन। अब साइन कन्वेंशन यहां पे लगता है, अगर टुवर्ड्स दी अर्थ जा रही है कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के डायरेक्शन में या ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन? अब ग्रेविटी के डायरेक्शन में तो साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? और अगर आपने किसी स्टोन को ऊपर फेंका है तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट का साइन क्या आएगा? वेरी गुड। तो ये दोनों हमने डिफाइन कर दिया यहाँ। अब बात करते हैं वेट एंड मास। क्या है इसके कॉन्सेप्ट, क्या उसको अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट इज वेट एंड मास? ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो वेट और मास, तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? mg। और मास का क्या सिंबल है? m। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वेट है वो किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेट में क्या आ सकते हैं चेंजेस, क्या आ सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेबल है। और डिपेंड किस पे कर रहा है, सभी के आंसर आने चाहिए, किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है डियर, वेट। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ गया सभी को समझ में ही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता। अगर वो रेस्ट में तो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में। और अगर मोशन में तो किस में रहना चाहता है, मोशन में। और अगर वो किसी डायरेक्शन में है पर्टिकुलर, तो उसी डायरेक्शन में वो रहना चाहता है। वो इस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, इनर्शिया। क्या कहलाता है डियर, इनर्शिया। एंड इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द यूनिवर्स। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, याद रखना, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग एज द वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मतलब डेफिनेटली ये हो गया कि जो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है डियर स्टूडेंट, जी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। और मास किस पे डिपेंड नहीं करता डियर स्टूडेंट, जी पे डिपेंड नहीं करता, और ये जी पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया सभी को। जैसे नॉर्मल से आपको समझाऊं मैं, मेरा मास है 8.7 किलोग्राम। कितना है, 8.7 किलोग्राम। और मेरा वेट जो है वो कितना है, 87। कितना है, 87। दोनों को अच्छे से समझिएगा, मेरा मास कितना है और मेरा वेट कितना है, ठीक है। मुझे बताइए, क्या मेरे मास में कोई चेंज होगा अगर मैं अर्थ से मून पे चला जाऊं या मार्स पे चला जाऊं, ठीक है। तो मास नेवर डिपेंड ऑन द व्हाट, जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता नहीं है। लेकिन अगर मेरा वेट की मैं बात करूं, अगर मैं मून पे चला जाऊं तो क्या मेरा वेट चेंज होगा, क्या मार्स पे चला जाऊं मेरा वेट चेंज होगा, क्योंकि मार्स के ऊपर और मून के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। कैसे, देखिएगा, वेट इज नथिंग बट, एक तरीके से कह सकते हैं इसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। और एफ बराबर क्या होता है, mg। पहले डिफाइन कर चुका हूं मैं। अरे यस और नो, मतलब अगर कहीं वर्टिकल ऑब्जेक्ट में मोशन देखोगे तो एफ बराबर क्या रखोगे, mg। क्या रखोगे, देखो यहां समझना, जैसे हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट होता है तो आप एफ बराबर क्या लिखते हैं, एम ए। वर्टिकल में होता था एफ बराबर क्या लिखते हैं आप, एम जी। दोनों के बीच में होगा तो क्या लिखेंगे, एफ बराबर ए प्लस जी, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन भी आएगा और ग्रेविटी भी आएगी, क्योंकि कौन सा, ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट है, ध्यान रखना। अब प्लस माइनस जो भी है वो रिटार्डेशन पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक ढलान को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, तो बताइए क्या रहेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, बताओ। पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई क्या होता है, टी। और यस और नो, जैसे जैसे आप ढलान पे चढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, जो स्पीड है वो लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्या होती जाएगी, डिक्रीज। ऐसे कहने वाले मूर्ख है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूं चीजों को अच्छे से पढ़िए। जैसे मैंने कहा, हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा स्लोप ट्रेवल कर रहे हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एक्सेलरेशन क्या आएगा इधर, पॉजिटिव। यहां एक्सेलरेशन कैसा आएगा, जीरो आएगा। और यहां एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा ऑर्डर है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ही क्या कहलाता है हमारा, रिटार्डेशन। क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। किसके बीच में ग्राफ होता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम। इसलिए मोशन अगर आपको अच्छे से आता है तो लॉज ऑफ मोशन आता है, और लॉज ऑफ मोशन अच्छे से आता है तो आप किस पे कमांड कर सकते हैं, ग्रेविटेशन। किसके ऊपर कमांड कर सकते हैं, ग्रेविटेशन। ये आ गया समझ में सभी को। फिर यहाँ कुछ चीजें मेंशन की है कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है, मून पर, वो कितना होता है, 1/6 टाइम ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। मतलब ये कह सकता हूं वेट ऑफ जो मून है वो 1/6 टाइम्स है किसका, वेट ऑफ अर्थ। याद रहेगा सभी को डियर स्टूडेंट। जैसे आप में से किसी को बोला कि सर मेरा अर्थ के ऊपर जो वेट है वो कितना है, 60 किलोग्राम। कितना है, 60 किलोग्राम। अब बहुत सारे बोलेंगे सर 60 किलोग्राम क्यों लिखा है। आप अपने वेट को किस में लिखते हैं, केजी में। किसे लिखते हैं, केजी में। लेकिन यहां ओरिजिनल यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। इस बात का जरूर ध्यान रखें।
तो वेट ऑफ मून क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 60 में कितना डिवाइड कर दो, 6, कितना आ जाए? मतलब अगर कोई पर्सन कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है डियर स्टूडेंट? मून के ऊपर, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10। अरे यस और नो? और अर्थ के ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो कितना हो जाएगा? यह है समझ में आप सभी को डाउट है किसी को? फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसको भी जान लीजिए बहुत अच्छे से, और कुछ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली पूछिएगा तो मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? अरे यस और नो? कोई डाउट नहीं? ठीक है, यूं कर रहे हो? आफ्टर द एंड ऑफ क्लास आई विल आस्क यू थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है लेकिन वो कितने डिग्री एंगल पे है? वो सरफेस के साथ, तो हमेशा याद रखना ये क्या कहलाएगा? आपका थ्रस्ट। और कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे, जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको जो नोट्स दे रखे हैं उसके ऊपर कम से कम मैंने 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें। ठीक है, आप घर पे जाके इसको ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मैंने क्यों क्वेश्चन दे रखे। प्रेशर क्या, एक तरीके से हम कह सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्या थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है? अरे यस और नो? लेकिन कैसा फोर्स है? 0 डिग्री एंगल पे या परमानेंट 90 डिग्री पे आएगा? बहुत बड़ी बात है ना? ये समझ में आ गया सभी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, आगे देखिएगा। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल। ठीक है, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर एरिया अप्लाइज अ मोर प्रेशर देन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ लार्जर एरिया। जैसे अगर आपको मैं बोलूं जनरल फोर्स को अब हम क्या कह रहे हैं? थ्रस्ट। क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट? थ्रस्ट। कब? जब ये कितना डिग्री एंगल बनाए? 90 डिग्री एंगल बनाते। कितना डिग्री एंगल बनाते? 90 डिग्री। किसके साथ? सरफेस एरिया के साथ। अगर ये आपका सरफेस एरिया है और ये आपका क्या डियर स्टूडेंट? फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तब ये फोर्स क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। आ गया समझ में सभी को? प्रेशर बराबर क्या होता है? तो प्रेशर बराबर यहां क्या लिखेंगे हम? थ्रस्ट अपॉन क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। यस और नो? एरिया स्मॉलर होगा तो प्रेशर क्या होगा? को डाउट किसी? कितने बच्चों को समझ में आ गया? और अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया बहुत ज्यादा है तब बताइए क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। को डाउट आया समझ में? इसके आगे देखें और समझें अच्छे से। यहां पे भी यही किया जा रहा है। सेंटर से एक क्या किया डियर स्टूडेंट? थ्रेड को क्या किया? सर्कुलर फॉर्म में घुमाया। आपने पता ना, गोफन यू कहते हैं अपन, जिसमें पत्थर डाल के ऐसे घुमा के फिर छोड़ देते हैं पत्थर, ताकि जो भी खेतों में बंदर वगैरह हैं या कोई और एनिमल्स है उनको क्या किया जाए? दूर भगाया जाए। तो उसके लिए यूज करते हैं। सेम यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन करवा रही है। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है? ही इफ यू रिलीज द स्टोन दैट इट फ्लाइज अलोंग द टेंजेंट। अगर ये क्या करे? जैसे मैंने कहा नॉर्मल सा, ऊपर आपको क्या समझाया था? मैंने आपको ये समझाया था कि जिस दिन ऐसा होगा कि जो अर्थ है और मून के बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए डियर स्टूडेंट? 0। तो हमारा जो मून है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में। कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो कि जो स्टोन आपने यहाँ पूरे धागे में लटका के घुमाया है, और जैसे ही आप उसको ऐसे छोड़ोगे तो कौन से पाथ में जाएगा? स्ट्रेट पाथ। कैसे जाएगा? स्ट्रेट पाथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये जो सर्कल बन रहा है उससे क्या बनाता जाएगा? टेंजेंट। क्या बनाएगा? टेंजेंट। टेंजेंट तो समझते हो कि नहीं समझते? आप नहीं समझते हो तो मैं समझा देता हूं। देखो इधर, टेंजेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये स्टोन गया तो स्टोन कैसे जाएगा? स्ट्रेट डायरेक्शन। और यस और नो? तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? सर्कल से एक लाइन जो हमेशा इसके साथ कैसा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। कैसा बनाएगी? 90। कंपलसरी है। आया समझ में सभी को? और यस और नो? देखो यहां बनाएगी टेंजेंट। ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट? टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। ठीक है। If he release the stone, it flies along the tangent at that point on the circular path. Before the release of the thread, its centripetal force responsible for the motion of the stone in circular path where the stone moves with a certain speed and changes direction at every point. तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही ऐसे ऐसे पूरा घुमा रहा है, ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। क्या हो रही है?
वही का इसने क्या कहा, डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और यस और नो, कितने बच्चों को समझ में आया? और जैसे ही उस स्टोन को छोड़ देंगे तो कौन से पाथ में जाएगा, कैसे पाथ में जाएगा, स्ट्रेट पाथ। और वही हमने कहाँ पढ़ा था, वाई मून डज नॉट फॉल ऑन अर्थ। ठीक है, वही प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ओके, द ड्यूरिंग दिस मोशन चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व द चेंज इन द वेलोसिटी विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। वो क्या प्रोड्यूस करता है, दिस फोर्स विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो बहुत बड़ी बात यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट है कि जब किसी भी स्टोन को आप घुमा रहे हैं, बताइए आपने ऐसे करके उसको घुमाया तो सेंटर पे पकड़ा है आपने या फ्रस्टम पे पकड़ा आपने, सरकमफेरेंस पे तो पकड़ा है नहीं आपने। तो जो फोर्स है वो कहां से आ रहा है, सेंटर से कहां आ रहा है, सरकमफेरेंस पे आ रहा है। इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो मैंने बताया भी था आपको, याद रखना है, एक तरीका है। हमारा जो पेट है वो अंदर से कहाँ आता है, बाहर। ऐसा कभी हुआ क्या, टंकी यहाँ से अंदर चली गई, यस और नो, वो अलग बात है। हीरो लोगों की चली जाती, क्योंकि वो लोग तो भाई स्पेशल क्या रखते हैं, जिम ट्रेनर रखते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सब होते हैं। हमने कब वड़ा पाव खा लिया और कब वड़ा पाव यहाँ निकल गया हमें पता नहीं। हो सकता है कब मंचूरियन खा लिया कहीं से कहीं निकल गया, हमें आइडिया नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अरे यस और नो। वो अलग बात है किसी की बॉडी बहुत फिट है, ठीक है, जिनके मंचूरियन खाने से, वड़ा पाव खाने से भी बॉडी उसको क्या कर लेती है, खतरनाक तरीके से डाइजेस्ट कर लेती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे धैर्य है, अवतार है, ठीक है, विधि है, ये रोहित शर्मा, अमित जोशी, ये सब ऐसे हैं कि ये आप भी है ना, कि ये अगर पत्थर भी खा जाए तो डाइजेस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा डियर स्टूडेंट, डाइजेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में, क्योंकि इनकी बॉडी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। अब हम तो जरा एक वड़ा पाव का टुकड़ा भी खाएंगे तो अलग से दिखेगा वो, यस और नो, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो फास्टर नहीं है। ठीक है, हारित कह रहा है सर, मेरी तरफ देख रहे हो क्या है, मेरे पास भी वड़ा पाव है, तो सभी के पास है, धार्मिक के पास भी है, यस और नो, होता है, होना भी चाहिए, लाइफ है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये पता चल गया क्या कह सकते, नाउ व्हेन द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स एंड फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दैट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। और जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे, ऐसे करके ऐसे घुमाया और स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दी, क्या हो जाएगा, स्टोन छूट के कहां चला जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल मतलब सर्कल के 90 डिग्री एंगल से क्या करेगा, आगे जाएगा स्ट्रेट पाथ में। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को, कितने बच्चों को समझ में आया, श्योर, ठीक है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स। बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बार बार एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है कि जो मोशन है किसका, मून का, किसके अराउंड है, अर्थ के अराउंड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है, and the centripetal force is provided by the force of attraction of the earth and there were no such force, तो मून डेफिनेटली क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और आपको आंसर आना चाहिए कि अगर दोनों के बीच में सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं रहेगा तो मून कौन से डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, और कैसे पाथ में, स्ट्रेट पाथ में। कैसे पाथ में, स्ट्रेट पाथ। ओके, अब बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स को अच्छे से समझते हैं, ध्यान यहां पे देना डियर, और समझना, जहां नहीं समझ में आए पूछ भी लेना। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, बताया था डियर। और प्रेशर की ओरिजिनल यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान जरूर रखना है ना, छोटी छोटी बातें वही महान बनाती है इंसान को। तो न्यूटन और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसके क्या हो गया, यूनिट हो गया, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला। यहां तो ठीक है, अपन जब ये सीकर जुजुरू साइड जाएंगे तो वहीं बोलेंगे फार्मूला ही, ठीक है, फैस्ट यूं कहते हैं, फर्स्ट को क्या कहते हैं, फैस्टिंग। कौन सी डिवीजन पास हुआ, फैस्टिंग, तो उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। और साउथ साइड जाओगे तो अलग ही लैंग्वेज, उनकी इंग्लिश एक लेवल पार करके बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि गलत प्रोनाउंसिएशन, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली रीजनल लैंग्वेज का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक, हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं, जैसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देयर इज अ 20-20 मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और वो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ 20-20 मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसे बोलते हैं। तो उनके जो प्रोनाउंसिएशन है हमारे प्रोनाउंसिएशन में काफी डिफरेंस है, बिकॉज रीजनल डायलेक्ट्स बीच में काम करते हैं,
खैर, और बहुत सारे खतरनाक पकोड़ा सिंह होंगे जो इधर उधर के, वो खतरनाक इंग्लिश बोलेंगे। डू यू नो, आई हेट, यू नो, डज नॉट, ऐसे मतलब कहीं हेल्पिंग वर्ब की कहाँ है ना, एडजेक्टिव सब घुसा देंगे और ऐसी इंग्लिश बोलेंगे जैसे आपने जीवन में सुनी नहीं होगी, है ना। सुन के भी ऐसा लगेगा वास्तव में ये नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर वाले वैसे ही आपको पता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इन अ कंटेनर is transmitted undiminished in all direction on the walls of the container। मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, या ऊपर के टैंक देखिए आपने, आपने देखिए घर के ऊपर टैंक है जो लगी हुई है, वेरी गुड। उसमें पानी भरते हैं, क्या भरते, कुछ और तो नहीं भरते हैं, वेरी गुड। तो पानी भरते तो आप सभी को पता है कि जो प्रेशर है वाटर का वो क्या है, सब डायरेक्शन में सेम होता है या अनडिमिनिश होता है, ध्यान रखना कैसा होता है, अनडिमिनिश इन ऑल डायरेक्शंस फॉर द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। याद रहेगा डियर स्टूडेंट। उसके अलावा जो चीज हमें समझनी है, एक प्रिंसिपल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या प्रिंसिपल का नाम है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या नाम है, तो हमारे साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, उन्होंने कहा था, साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने कहा था कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट इमर्ज्ड होगा। क्या होगा, इमर्ज। ये 3 केसेस के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने ये कहा कोई ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट कर सकता है जब वो अपनी बॉडी का जो वेट है उसके बराबर किसको हटाए, फ्लूइड को हटाए। ध्यान से समझना, जैसे मेरा 87 किलोग्राम है तो मुझे कितना वाटर हटाना पड़ेगा, समझ में आया डियर्स। मेरा जो वेट है उतना वाटर मुझे हटाना पड़ेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, स्विम कर पाऊंगा। अभी सुमो पहलवान 300 किलोग्राम का है तो डेफिनेटली उसको कितना हटाना पड़ेगा उसके नीचे से, समझ में आया। तो ये देखो क्या स्टेटमेंट, उसको समझिए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, बायोएंट फोर्स। जैसे मान लीजिए धैर्य 2 को हमने पानी में डाल दिया, पान भी शर्मा जाएगा, मैं तो तेरे को वैसे ही तैरा दूंगा, यस और नो। ये नहीं भी तैरेगा तो आराम से प्रशांत मतलब प्रशांत ओशियन में गिरेगा तो सीधा कहाँ जाएगा, एटलांटिक में चला जाएगा, तैरने की जरूरत नहीं है। क्यों, उसके ऊपर क्या लगने वाला है, अपवर्ड फोर्स। क्या लगने वाला है, अपवर्ड फोर्स। ये तो मजाक के सेंस में कह रहा हूँ, नहीं तो इसको तो शार्क खा जाएगी और कहेगी क्या है यार, छोटा सा चना था, मजा नहीं आया। ठीक है, अभी हारित को धार्मिक को खाए तो तुम्हें कहेगी थोड़ा सा ठीक था, जूस शूस था अंदर, मजा है। तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट, या क्या कहते हैं, बायोएंट फोर्स। लेकिन डेफिनेशन कैसे पूछेगी, व्हाट डू यू मीन बाय बायोएंट फोर्स, क्या पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बायोएंट फोर्स, क्या होता है बायोएंट फोर्स। तो आप कहेंगे सर जो भी फ्लूइड्स है, अरे यस और नो, वो क्या लगाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। यही फोर्स हमारा क्या कहलाता है डियर, ये अपवर्ड फोर्स हमारा क्या कहलाता है, अप थ्रस्ट कहलाता है, या क्या कह सकते हैं, बायोएंट फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक कोई समस्या किसी को, कितने बच्चों को समझ में आया। आज के बाद कोई डेफिनेशन आपसे पूछ ले, व्हाट डू यू मीन बाय बायोएंट फोर्स, तो आप आंसर क्या देंगे, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, या क्या कह सकते हैं इसे, वेरी गुड। देखिएगा ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोएंसी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लेस हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी मैं टेबल की फॉर्म में समझाऊंगा। मैंने क्या कहा, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फ्लूइड इट विल फ्लोट। और अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, किससे, फ्लूइड से, तो वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। 3 केस में यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किससे ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, फ्लोट करने वाला है, तैरने वाला है, स्विम करेगा इजीली। अगर मैं लिखूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किससे ज्यादा है डियर स्टूडेंट, फ्लूइड से ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, या क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा। और अगर मैं कहूं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो आप कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा,
इमर्स कर जाएगा। जैसे भरी हुई पानी की बोतल, आपने देखा होगा कि वो पूरी तरीके से डूब जाएगी, थोड़ा सा पोर्शन क्या होता है सरफेस पे दिखता है हमें, उसे क्या कहते हैं, इमर्स कंडीशन। क्या कहते हैं, इमर्स। खाली बोतल को अगर आप वाटर में फेंकोगे तो वो ऊपर ही रहती कंप्लीटली, वो कौन सी कंडीशन है, फ्लोट। कौन सी कंडीशन है, फ्लोट। अरे याद रहेगा सभी, अरे यस और नो। लेकिन अगर पानी को आपने बर्फ में कन्वर्ट कर दिया और डाला आपने बकेट में, कहाँ चला जाएगा वो, बॉटम। क्या मतलब हुआ, वो सिंक कर गया। क्या कर गया डियर स्टूडेंट, सिंक। तीनों केस बड़े अच्छे से आने चाहिए। अगर डेंसिटी फ्लूइड की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, फ्लूइड की, किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कहेंगे, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ध्यान दीजिएगा, फ्लर्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, फ्लोट, है ना। तो फ्लर्ट करेगा ये लिख देंगे बहुत सारे, है ना बेटा। फ्लर्ट और फ्लोट दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। यस और नो। क्या कहना धार्मिक, धार्मिक कह रहा मुझे क्या पता, मैं तो अंतर ध्यान हूं, ठीक है, साक्षात दिख रहा हूं मैं, ऊपर वाले को देख रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, चलिए ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, डेंसिटी फ्लूइड की ज्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट से। बताइए ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, फ्लोट करेगा। अगर मैं कहूं डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है किससे, फ्लूइड से, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्या करेगा, सिंक। बेटा आप सिंक नहीं कर जाए, ध्यान है ना, याद रखना। आपका जो भी सेल है वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या करेगा, इमर्स। इमर्स का मतलब ना तो कंप्लीटली सिंक करेगा ना कंप्लीटली फ्लोट करेगा, क्या करेगा, बीच वाली कंडीशन है। ठीक है, आया समझ में सभी को, कितने बच्चों को समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या तो बताओ, आया आप दोनों को, कितने बच्चों को समझ में, वापस हाथ ऊंचे करो, पक्का। ठीक है, आगे देखिएगा, ये क्लियर हो गया सभी, अरे यस और नो। अब मैं आपसे कंडीशन पूछता हूं, अगर फोर्स है जो फ्लूइड का वो ज्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट से, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, फ्लोट करेगा या इमर्स करेगा, फ्लोट करेगा। बस डेंसिटी की जगह मैंने क्या लिख दिया, फोर्स लिख दिया। क्या लिख दिया, फोर्स। सब कंडीशन वैसी रहेगी, खाली डेंसिटी को हटा के क्या आ जाएगा, फोर्स। अगर मैं कहूं फोर्स ऑब्जेक्ट का ज्यादा है किसके कंपेयर में, फ्लूइड के कंपेयर में, बताओ ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्या कर जाएगा, सिंक। सिंक मत कहना बेटा, सिंक है, ऐसा ही एन की, ठीक है। ये तो खारी सिंक यूं कहेगा फिर, यस और नो, है ना, मीठी सिंक, खारी सिंक, कच्ची सिंक, ठीक है, फिर उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना बेटा, है ना, नहीं तो फिर तुम रोडवेज में पहुंच जाओगे सीधा। ठीक है, कच्चे सिंक, खारे सिंक, ले लो ले लो ले लो, खारे सिंक, मस्त सिंक है एकदम, सेकेली सिंक, हेकेली सिंक, ऐसे करके तो वो सिंक अलग चीज है ना, वो सिंक अलग चीज है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मैं कहूं फोर्स जो है वो फ्लूइड का किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट के बराबर है, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इमर्स करेगा। क्या करेगा, इमर्स। बहुत इजी तरीके से समझा दिया आपको, अब तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर मैं कहूं फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का ज्यादा है किससे, फ्लूइड से, क्या करेगा, बस आ गया समझ में। ठीक है, सिंग मत लिख देना ना, नहीं तो फिर मास्टर कहेंगे यार कहाँ पढ़ता है ये बच्चा, सिंग लिख रहा है, खारी सिंग लिख रहा है ऊपर से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इधर, तो चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखें, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली किसी भी फ्लूइड में, ये डेफिनेटली क्या एक्सपीरियंस करती है, अपवर्ड फोर्स, जो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इट। यही कहा था मैंने आपको, कि जो वेट है डियर स्टूडेंट, वो क्या करेगा, उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा जो उसके बराबर है। तब क्या होगा, फ्लोटिंग कंडीशन आएगी, सिंक कंडीशन आएगी या इमर्स कंडीशन आएगी, इमर्स। कैसी कंडीशन आएगी, इमर्स। ये फ्लोटिंग कहने वाले महान आत्मा, यहां क्या लिखा है, इमर्स फुल्ली और पार्शियली। फिर क्या लिखा है, एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स, जो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, मैंने कहीं लिखा है कि आप फ्लोट ऐसा, मैंने कहीं सिंक लिखा है, वो दोनों कंडीशन ऊपर मैंने समझा दी। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, किसकी बात कर देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। देखो नाम से कुछ पता चल रहा है, रिलेटिव। जैसे आपने कहा वो मेरा रिलेटिव है, अब वो कैसे रिलेटिव है वो आपको पता है, यस और नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, कहीं का भी रिश्ता कहीं से भी हो सकता है। तो यहां रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कंपैरिजन। क्या है, कंपैरिजन। जैसे मैंने कहा एक पैरामीटर तो मैंने फिक्स कर दिया,
ठीक है, क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। और उसका लगातार मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं? अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस से। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जरूर ध्यान रखना कि वाटर की जो डेंसिटी है वो फिक्स है, कितनी है? 1000 किलोग्राम पर क्या है डियर स्टूडेंट? मीटर क्यूब। इस बात का जरूर जरूर ध्यान रखना। यहां तक कोई समस्या किसी को आया समझ में? ठीक है, आपके जो भी प्यार का चक्कर है वो बाद में निपटा लेना बेटा, अभी फोकस करें। अब बात करते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब ये है क्या और हमें ये पढ़ना क्यों, ऐसा क्या जरूरी है इसमें, और ये क्या इंडिकेट करता है, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एक रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करता है। ठीक है, और ये रिलेटिव डेंसिटी हमें अलग अलग सब्सटेंस के साथ क्या करनी है? कंपेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं उसके डेफिनेशन के साथ। जैसे आप देख सकते हो यहां 1/4 कप क्या लिया गया है? हनी। 1/4 कप ऑफ कलर्ड वाटर लिया गया, जेंटली टॉप ऑफ दी हनी एंड पोर 1/4 ऑफ कप ऑफ कोकोनट ऑयल। ठीक है, और दूसरा क्या है? टॉप ऑफ द कलर वाटर। तो तीन अलग अलग है, और यस और नो। लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है? वाटर। किससे हो रहा है डियर स्टूडेंट? वाटर। ऑयल, वाटर और हनी। सबसे बॉटम में कौन है? टॉप में कौन है? और मिडल में कौन है? ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे नोटिस करेंगे कि कैसे इन तीनों की लेयर डिफरेंट डिफरेंट है। तो वैसे डिफरेंट है। आप सभी को पता है सबसे थिकेस्ट लेयर किसकी होगी? हनी की। उसके बाद थिक लेयर किसकी होगी? और सबसे थिनेस्ट लेयर किसकी होगी? वाटर। वाटर बेटा, वाटर। सबसे थीन लेयर किसकी होगी? वाटर। और सबसे थिकेस्ट लेयर किसकी होगी? हनी। किसकी होगी बेटा? हनी। बेटा ये बीच बीच में लॉलीपॉप वाले आंसर कौन दे रहा है? हरित। बेटा बेटा शायद खाया नहीं आपने, ऐसा लग रहा है। बताओ सबसे थिकेस्ट लेयर किसकी होगी? किसकी होगी डियर स्टूडेंट? सबसे थिनेस्ट लेयर किसकी होगी? वाटर। नहीं समझ में आए तो एक काम करना, घर पे जाके थोड़ा सा हनी एक अंगुली में लेना, थोड़ा सा ऑयल लेना और थोड़ा सा पानी लेना। सबसे ज्यादा टिकेगा कौन? हनी। यस और नो? पानी तुरंत फिसल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे थीन लेयर किसकी थी? वाटर। सबसे थिकेस्ट लेयर किसकी थी? हनी। और मॉडरेट किसकी थी? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट सब्सटेंस हैज अ डिफरेंट डेंसिटी। इसका मीनिंग हुआ कि वॉल्यूम भले सेम हो, लेकिन सब्सटेंस का जो वेग है वो डिफरेंटली यहां वेरी करेगा। और वेग अगर डिफरेंटली हेवियर सब्सटेंस है, वो सेटल कहां पे हो जाएगा? बॉटम। कहां पे सेटल हो जाएगा? बॉटम। और यहां एक कह सकते हैं हनी एंड लाइटर मटेरियल लाइक ऑयल टेंड्स टू फ्लोट एट द टॉप, विच मीन्स क्या कह सकते हैं हम? ये जरूर कह सकते हैं कि जो ऑयल है डियर स्टूडेंट, उसका खुद का जो फोर्स है डियर स्टूडेंट, या जो डेंसिटी है जो किसी और फ्लूइड पे क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है, वो क्या? लेस है। क्या है? अब आपसे सिंपल सवाल पूछ लूं मैं, ये वाटर की डेंसिटी है इधर, और ऊपर वाली डेंसिटी किसकी है? ऑयल की। बताओ ज्यादा किसकी है? वाटर। किसकी ज्यादा है? वाटर। तो बताओ यहां फ्लोट करेगा ऑयल कि सिंक करेगा? अरे फ्लोट ही करेगा भाई। पानी में भी ऑयल डाल दोगे तो क्या बॉटम में चला जाएगा? क्या ऊपर ही फ्लोट करता है? क्या वो खारी सिंक आ गया होगा, कोई बात नहीं। क्या करोगे? जीवन मजेदार है। देखो ऐसा, ये लाइफ ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। सबको पता है एक दिन हम जाने वाले हैं। धीरे धीरे हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं मौत की तरफ नहीं बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर भी हमें ये एहसास नहीं है कि वी हैव द शॉर्ट टाइम पीरियड एंड वी हैव टू बी यूटिलाइज इट। कैसे यूटिलाइज करें? एक दूसरे के हेल्प करके। ठीक है, लेकिन हम समझते नहीं। और ये जब बातें कब समझ में आती है एक पर्सन को? जब उसकी एज कितनी हो जाती है? 72 या 80 ईयर्स के आसपास हो जाती है। तब तक पुर्जा खराब हो गया होता है, यस और नो, या हिल गया होता है। फिर अपन यूं कहते हैं गाड़ी को सर्विसिंग करा के क्या करते हैं? टॉप। पुर्जे ही हिल गए हैं, अब गाड़ी ही क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। ठीक है, देखो हमें पता होते हुए भी हम हंसते हैं। हमें पता होते हुए भी हम हंसते हैं कि भाई हमारा डेड एंड की तरफ जा रहे हैं हम, है ना? ग्रोइंग स्टेज पे नहीं जा रहे, डेड एंड की तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, एक एक दिन जाता जा रहा है और हम हंसते जाते हैं। यही आर्ट ऑफ लाइफ है, जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जनरेटर, ऑपरेटर और
डेस्ट्रॉयर, जिसे हम गॉड कहते हैं। समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है बेटा। जिन लोगों को समझ में आ जाता है वो तो पूरी ट्राई करते हैं अर्थ को एक बेस्ट अर्थ बनाने में, जिनको नहीं समझ में आता है वो पूरा डिस्ट्रॉय करके जाते हैं। तो बहुत काफ़ी क्रिटिकल है। मैंने कहा ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर वाई आई हैव टू बी स्टडी, सर मैं क्यों पढ़ूं? इसलिए पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू डू समथिंग न्यू। बहुत सारे आए, बहुत सारे लोगों ने बच्चे पैदा किए और चले गए, ठीक है। क्या कोई उनको जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। लेकिन तेंदुलकर साहब आए, विराट कोहली साहब आए, आप जानने लगे। उन्होंने अपना एरा बनाया, हिस्टोरिकल इतिहास रच दिया उन्होंने, है ना। रोहित शर्मा जैसे आप सब जानते हो। क्या आपको जानता है रोहित शर्मा? क्या विराट कोहली आपको जानता है? आपका फोटो तक भी याद नहीं होगा उसको। फोटो तो तेल लगाने गया, आप कौन हो वो भी नहीं पता उसको, ठीक है। ये मतलब इसको अगर आप थोड़ा सीरियस एनालिसिस करेंगे, your life is gradually decreasing and decreasing. It is not going to be increase, it's a decreases, and finally you will fall down. एक एज के बाद you will left your body. और उसके बाद भी हम हंसते हैं, हर बार मस्ती करते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि the life is gradually decline. You have to be enjoy the life, but in right manner. Fix your time for the playing, fix your time for the study, fix your time for the relatives, and fix your time for the parents. That's very important to make your life elite, to make your life golden. बहुत ज़रूरी है। पर हम इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। यही तो माया है जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। वो लगातार आपके साथ खेलती है ना। और लास्ट जब बॉडी गिव अप करने आती है तब हमें समझ में आता है कि वो जीत गई और हम हार गए। तो 72 की एज में समझ आना मूर्खता है। उससे पहले समझ में आ जाए तो हमेशा याद रखिए, फिक्स योर स्टडी टाइम, fix your playing time, fix your relatives time, fix your personal time also. You have to be talk with your personal ideas. बहुत ज़रूरी है बॉस, बहुत ज़रूरी है ना। आपको ये मजाक लग रहा होगा, एक एज के बाद एक पेरेंट्स होता है ना, पेरेंट्स, जैसे मेरी बात करूँ नॉर्मल सा, लगातार मैं सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करता हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। पर हर दिन सोचता हूँ मैं नया करूँ, क्योंकि मैं 1 आवर्स खुद के लिए निकालता हूँ। सोचता हूँ मैं क्या मेरा टारगेट्स है, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं किस तरीके से पार्टिसिपेट करूं कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्रिएट किया जाए, नया किया जाए, भले छोटे एरिया में करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप भारत को चेंज कर दो, मैं ये कह रहा हूं सागवाड़ा के एक छोटे से एरिया को भी अगर आप चेंज करते हो, स्टूडेंट्स के माइंड सेट को भी चेंज करते हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ऐसा हर कोई डिसाइड कर ले, इंडिया विल बिकम वेरी 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 फास्ट टू कन्वर्ट एंड जस्ट क्रॉसिंग द चाइना एंड यूएसए। लेकिन ज़रूरत है माइंड सेट चेंज करने की, टीचर्स को, किसके? स्टूडेंट्स के। लेकिन पहले खुद का माइंडसेट चेंज करना होगा। ये नहीं वो बीड़ी पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो नहीं स्टूडेंट, ठीक है। पहले खुद को देखना है, तुम क्या पी रहे हो, हम क्या बात कर रहे हैं ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, अब रिलेटिव डेंसिटी है क्या? अगर हमने ये समझ लिया कि थिक थिन, ये भी समझ लिया। अब देखो एक नॉर्मल सा हीत आपसे पूछ रहा हूं मैं, सिंपल मुझे बताना कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेरी गुड, मास बाय वॉल्यूम। अब मैं कहता हूं सबके मास क्या है, मैंने कहा 1 1 1। अब आप ग्राम ले लो तो भी चलेगा मेरे लिए तो, और किलोग्राम ले लो तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा सिंपल सा सवाल है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा और क्यों होगा? वाटर का। सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? थिंक अबाउट इट, कौन फैलेगा? वेरी गुड। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वाटर का। तो मैं कहूंगा डेंसिटी जो वाटर की है वो क्या रहेगी? कम। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? जिसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। तो वॉल्यूम वाटर का ज्यादा था, फिर वॉल्यूम किसका ज्यादा रहेगा? बताओ बताओ फटाफट। ऑयल का। फिर पक्का? अरे आरएफ जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे डेंसिटी किसकी ज्यादा है? फिर किसकी बेटा? नहीं, पहले वाटर से किसकी ज्यादा होगी पहले तो, फिर? अरे आया समझ में डियर स्टूडेंट? इसे कहते हैं कंपैरिजन। क्लियर? अरे यस और नो? अब वो किसको समझ में आएगा जिसको ये पता है कि वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है। मैंने कहा ना, सबके मास फिक्स लिए हमने, एक एक ढक्कन भर के सब ले लिया मैंने। ऑयल ले लिया, हनी ले लिया और वाटर ले लिया, डाला सरफेस के ऊपर। सबसे पहले कौन फैलेगा स्पीड से? जितना वाटर फैलेगा उतना हनी फैलेगा क्या? उतना ऑयल फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा, क्योंकि उसका क्या है डियर स्टूडेंट? थिकनेस बहुत ज्यादा है और वहां थिनर है वो। कौन? वाटर। ठीक है, ये समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को?
इसके आगे देखिए, आप समझिएगा व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी। मैंने अभी आपको कहा था रिलेटिव डेंसिटी का मतलब एक तरीके से कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर। अभी यही तो पढ़ा था यार, क्या टेंशन लेते हो। और आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, अभी आप पढ़े थे ना, आपने कहा था सर रिलेटिव डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। आप पूछेंगे यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, डायमेंशनलेस है। कैसा है डियर स्टूडेंट? डायमेंशनलेस। तो हमने कहा सर ये डायमेंशन क्या है? लेस। मतलब हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको? यूनिटलेस। क्या कह सकते हैं? यूनिटलेस। आ गया समझ में? क्यों सर? तो आपको पता है इसकी यूनिट भी क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी यूनिट भी क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पूरा कैंसिल हो गया। आया समझ में सभी? और यस और नो? ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी। डिफरेंट बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी इज द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो रूम टेम्परेचर पे डेंसिटी अलग है, और अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो रिलेटिव डेंसिटी में भी क्या आने लगेगा? चेंज। ठीक है, जैसे ये जो एग्जांपल लिया हनी का, वो सारा चीज यहाँ समझा दिया है। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की क्या दे रखी है? ये डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? डेंसिटी। बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इसमें? क्यों? वॉल्यूम बहुत कम होता है इसका, बताया था अभी मैंने। अरे यस और नो? पता भी होना चाहिए ना, रीजन आना चाहिए। ऐसा नहीं बस रट्टा मार लिया, रट्टा नहीं मारना है आपको, क्योंकि हनी फैलता नहीं है इतना। तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका? कम। डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये समझ में आ गया सभी को? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? श्योर? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए विदास के साथ। आपका दिन शुभ रहे।